जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें लॉर्ड लिटन के शासनकाल के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमें एक और चैप्टर पढ़ना है 1857 की क्रांति, जो आपको आगे चल के पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि बहुत ही ईजी वो टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए उसको कराया भी जाएगा। लॉर्ड लिटन के विषय में हम इस चैप्टर में जानेंगे। आज से आपकी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कोई भी डाउट पूरा लेक्चर देखने के बाद आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर और कोई डाउट रह जाता है कब क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब पेपर कब होंगे, कौन सी आप यूनिवर्सिटी से, ये सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाती हैं। जैसे ही आपका टाइम टेबल आता है भेज दिया जाता है। स्कॉलरशिप नोटिफिकेशंस, जो भी चीज़ें आती हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर क्लासेज यहाँ जो कराई जाती हैं उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आपको रहती है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, लॉर्ड लिटन के शासनकाल के विषय में। आपके बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि क्लासेस आपने स्टार्ट कर दी हैं सर, क्या इसके नोट्स आप हमको देंगे? हाँ, अवश्य आपको इसके नोट्स दिए जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट है, इसलिए इसको आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं क्लासेस आपको कहाँ पर मिलेंगी। सबसे पहले आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 86,048 46,796 पे नंबर करेंगे, सर बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के मुझे नोट्स चाहिए, आप ये मैसेज करेंगे। आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, 30 रुपीज़ आप पेमेंट कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, जो भी आपके 10-12 चैप्टर कराए जाते हैं, कंप्लीट कराया जाता है सिलेबस, उसके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ नोट्स, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी नोट्स दे दिए जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने वाले रहते हैं वहाँ से आपको सीधे सीधे देखने को भी मिलते हैं। तो मात्र 30 रुपये में एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कराई जा रही है, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्लासेस करते रहिए और यहाँ से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, उनको भी लाभ हो। और किस यूनिवर्सिटी से हैं आप और कब आपके एग्ज़ाम होंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। चलिए देखते हैं लॉर्ड लिटन के विषय में, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है, जो कि डिज़रायली ने इसे भेजा हुआ था। यह बहुत असफल शासक वायसराय यहाँ पर रहता है भारत में, बहुत ही असफल रहता है, बहुत ही असंतोष इसके प्रति भारतीय जनता के लोगों के मन में इसके प्रति रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, लॉर्ड लिटन यहाँ आते समय या आने से पहले भारत की स्थितियों के विषय में जानकर नहीं आया था। उसे डिज़रायली ने, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसलिए भेजा हुआ था कि आप जाइए, जो अफगानिस्तान में रूस बढ़ रहा है, रूस की सेना बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए, कार्य करने के लिए भेजा हुआ था। तो आगे हम देखें, लॉर्ड लिटन जो कि 1876 में भारत का वायसराय बनकर आया, वह एक विद्वान और साहित्यकार होने के साथ साथ अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के लिए जाना जाता था। उसकी नीतियां साम्राज्यवाद से प्रेरित थीं और भारतीयों के प्रति अविश्वास की भावना पर आधारित थी। प्रमुख घटनाओं की बात करें तो सबसे पहला, इसने द्वितीय अफगान युद्ध किया 1878 से 1880, जिसके लिए यह आया हुआ था। लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति अपनाई ताकि अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाया जा सके। रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसने अमीर शेर अली पर दबाव डाला, जिससे युद्ध छिड़ गया। और युद्ध के बाद 1879 में गंदमक की जो है संधि होती है, और गंदमक की संधि के अनुसार ब्रिटिश प्रतिनिधि को काबुल में रखने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन आगे चलकर बाद में ब्रिटिश रेजिडेंट कैवेगनरी की हत्या कर दी गई, और जिससे लिटन की नीति का विफलता एक प्रकार से उजागर होता है। ये पहला रहता है। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वह लाता है भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए इसे पास किया गया था, अर्थात सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जो है समाचार पत्र छपेंगे। यहाँ की जो भाषाएं थी, हिंदी, मराठी, इन सभी में नहीं छपेंगे, क्योंकि उस समय बहुत सी क्रांतिकारी भावनाएं जो है फैलाई जा रही थी, लोगों के मन में राष्ट्र की भावना लाई जा रही थी। तो वह उसको बंद करने के लिए ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाता है। इसे मुंह बंद करने वाला कानून गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रकाशकों को सरकारी अधिकारियों को अपने पत्र का प्रूफ दिखाना अनिवार्य कर दिया जाता है। ये तो हो गया कि एक प्रकार से मुंह बंद कर दें। जो वहाँ के लोग थे, वहाँ जो घटनाएं घट रही थी, उनके कारण क्या थे, समाचार पत्रों में हिंदी भाषा में छाप कर देते थे, जिससे वह लोग पढ़ सकें और जान सकें, उनके मन में आ सके ये बातें।
तो हिंदी भाषा का प्रयोग ही समाचार में इसने बंद कर दिया था। तीसरा है शस्त्र अधिनियम 1878 में। इस कानून के तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध बना दिया गया। यह कानून एंग्लो इंडियंस पर लागू नहीं था, जिससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश फैल गया। एक प्रकार से भारत के जो लोग थे वह कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे, जैसे कि बंदूक हो गई कोई या पिस्टल हो गई, वह नहीं रख सकते थे। अपनी आत्मरक्षा के लिए भी वह नहीं रख सकते थे, लेकिन एंग्लो इंडियंस जो थे वह रख सकते थे शस्त्र अधिनियम के अनुसार, जिसको देखकर यहाँ के लोग, उस समय ऐसा माहौल भी था कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था या विभिन्न चीज़ों से आत्मरक्षा करने के लिए भारतीय रखते थे। इसीलिए यह शस्त्र अधिनियम वह ला दिए, जिसमें भारतीय जो थे वह नहीं रख सकते थे, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस थे वह रख सकते थे। और इसी बात को सुनकर भारतीयों के मन में तीव्र आक्रोश जो है वह फैल जाता है। चौथा है भीषण अकाल। 1876 से 78 के समय में मद्रास, बम्बई, मैसूर और पंजाब के क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ा, जिससे लगभग 50 लाख लोग मारे गए। और 50 लाख लोग मारे गए, लेकिन उसमें सहायता किसी की नहीं की गई इसके द्वारा। तो यह भी जनता के मन में असंतोष की भावना को जागृत करता है। और उसके बाद जब 50 लाख लोग मारे गए, अकाल आयोग का गठन होता है 1878 में, जो कि अकाल की जांच और भविष्य में बचाव के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, और जिसने अकाल संहिता का आधार एक प्रकार से तैयार किया हुआ था। पांचवा, दिल्ली दरबार और राज उपाधि अधिनियम 1877 में इसने लाया। जब देश में अकाल से जूझ रहा था, भारत में जब अकाल फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, लिटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित किया। इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। इस फिजूल खर्ची की भारतीयों द्वारा कड़ी आलोचना की गई। जब जरूरत थी कि भारतीयों की मदद की जाए, जो भी धन था उससे मदद की जाए, अकाल में लोगों की जान बचाई जाए, तो उसको करने से हटकर उसने दिल्ली दरबार लगाया, भव्य दरबार, जिसमें अपार धन उसने खर्च किया भारतीयों के, और जो कि एक प्रकार से फिजूल खर्ची ही कही जाएगी। वह महारानी विक्टोरिया को यहाँ बुलाता है और कैसर हिंद की उपाधि देता है, जबकि भारत में उस समय अकाल का समय चल रहा था, और यह सभी देखकर भारतीयों द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई थी। छठा है सिविल सेवा परीक्षा में परिवर्तन। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखने के उद्देश्य से लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, क्योंकि 21 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते लोग जो है परीक्षा में बैठने के काबिल हो जाते थे, वह पढ़ लिख कर, और फिर उच्च पदों पर वह चले भी जाते थे। इसलिए इसने उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। उसने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज योजना शुरू की, जो सफल नहीं रही और भारतीयों में एक प्रकार से यह अलोकप्रिय रही थी। सातवां है आर्थिक सुधार। उसने लंकाशायर के कपड़ा उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए आयात शुल्क हटा दिया। प्रांतीय वित्त व्यवस्था में उसने लॉर्ड मेयो की पद्धति को एक प्रकार से अपनाया हुआ था। इसकी विभिन्न घटनाओं को पढ़ते हुए, विभिन्न नीतियों को पढ़ते हुए आप समझ गए होंगे कि यह भारतीयों के लिए एक प्रकार से बिल्कुल भी अच्छा वायसराय नहीं था। इसकी कोई भी नीति भारतीयों के पक्ष में नहीं थी। हालांकि गलती इसकी भी नहीं थी, यह एक प्रकार से अच्छा साहित्यकार और विद्वान था, लेकिन इसको जिस लिए भेजा गया था, अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव को रोकने के लिए भेजा गया था, और भारतीयों की स्थिति का इसको बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए इससे और भी ज़्यादा गलतियां हुई थी। इसके नकारात्मक पक्ष हम देखें तो लिटन की दमनकारी नीतियों और भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये ने देश में असंतोष की भावना पैदा की। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी नीतियों ने भारत को क्रांति के करीब लाकर एक प्रकार से खड़ा कर दिया था, अर्थात लोगों के मन में इसके प्रति जो है आक्रोश और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम देखने को मिला। सकारात्मक पक्ष क्या है, उसके द्वारा दिया गया अकाल आयोग का गठन और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बनाने के सुझावों को बाद में लॉर्ड कर्जन ने एक प्रकार से लागू किया हुआ था। जितना भी यह दमनकारी जो भी नीतियां लाता है, उससे यह होता है कि भारतीयों में अपनत्व की भावना, राष्ट्र की भावना जागृत हो जाती है। यह एक फायदा इसके द्वारा दमनकारी नीतियों चलाए जाने पर होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि एक शासक के रूप में लिटन भारत में अत्यधिक अलोकप्रिय और असफल रहा, लेकिन अनजाने में उसकी दमनकारी नीतियों ने भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना और साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट होने की भावना को जन्म दे दिया, जो कि हमने आपको बताया। इस प्रकार से लॉर्ड लिटन को आपने अच्छे से समझ लिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको इसके बाद चैप्टर सेकंड में लॉर्ड रिपन के
बारे में बताया जाएगा। लॉर्ड रिपन की क्लासेस हम करेंगे, फिर लॉर्ड कर्जन को पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन को पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन के बाद हम उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद जो भी स्वदेशी आंदोलन चलाए जाते हैं, सभी चीज़ें एक प्रकार से पैटर्न वाइज हम करते जाएंगे। कोई भी डाउट रहता है हमने बताया कि आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।